Good morning, students. My name is Dr. Pritpal Singh. Today we will talk about the general knowledge come your general studies classes for upcoming exam. Okay, for ADO, for HDO, right? For your AE, for your JE. So we will talk about these exams. Okay, so general knowledge is a very important concept when it comes to your competitive examinations. See, so today we will start with a concept called polity, Indian polity. Or Indian polity में we will talk about the making of Indian Constitution. ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या प्रोविजंस थी, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, हमारे लोगों का क्या रोल था. तो वी विल टॉक अबाउट दैट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम प्रीटी श्योर once you will listen to this lecture you don't need any book, you don't need any reference to cover this topic again. ठीक है, so I will try to cover it holistically. ठीक है, so let's start. We first talk about making of Indian Constitution. ठीक है, making of Indian Constitution. I will give you the information which is required for this exam, specifically for the GK component. ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है, सबसे पहले कि हमारे पास होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हुआ एक ऐसी असेंबली जो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले जो डिमांड रखी गई, तो दिस वाज प्लेस्ड इन 1934. ये डिमांड रखी गई बाय M.N. रॉय. तो ही वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट व्हाट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. ठीक है, 1934 में ही टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन, कि ब्रिटिशर से इन्होंने डिमांड किया कि यू शुड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया. अब M.N. रॉय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए. ही बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, दिस केम इन 1920 और इसका जो ये फाउंड होती है ताशकेंत में. तो दिस इज फाउंडेड इन ताशकेंत. ताशकेंत एट प्रेजेंट इज अ कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान. ठीक है, तो M.N. रॉय ने सबसे पहले डिमांड किया वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब सीपीआई ने डिमांड कर दी, M.N. रॉय ने डिमांड कर दी, तो कांग्रेस क्यों पीछे रह जाए. सो नाउ इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इन्होंने भी डिमांड की कि वी शुड हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, नेक्स्ट इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इसने भी डिमांड किया कि इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. सो दीज वर द डिमांड्स व्हिच वाज प्लेस्ड इन 1934, 1935, 1938 दैट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. ये कैंसिल करना है. So, साल से ऑर्डर कर रहा है. what happened next? अब ब्रिटिशर्स ने इन डिमांड्स को देखना शुरू किया कि if this demands are genuine or if this demand is not genuine. And 1939 World War II started. So World War II started in 1939. This can also be a question in your paper. World War II कब start हुआ? 1939. अब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, अब ब्रिटिशर्स दे नीड इंडियन कॉपरेशन. सो व्हेन दे नीड इंडियन कॉपरेशन, नाउ दे आर सेंडिंग अस द ऑफर कि चलो अब ऐसा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना देते हैं. लाइक इन 1940 उन्होंने इंडिया को ऑफर दी बाय द नेम ऑगस्ट ऑफर. So they gave us August offer, but we were not happy with the provisions of this offer, and ultimately we denied this offer. और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपके पेपर में आ जाता है, अगस्त ऑफर कब आई? 1940. अब अगस्त ऑफर क्या है, इसमें क्या था, क्यों हमने मना किया, दैट वी विल सी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. उसके बाद इन 1942 नाउ ब्रिटिशर्स ने हमको फिर एक ऑफर दी
Now they sent a single member commission to India, which is known as क्रिप्स मिशन टू इंडिया। और अब उन्होंने इंडिया में एक मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन केम अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और अनलकीली और लकीली हमने इसको भी मना कर दिया। हमने बोला कि ये इसकी जो प्रोविजंस हैं ये हमें पसंद नहीं है, एंड अल्टीमेटली वी डिनाइड क्रिप्स मिशन आल्सो। फिर क्या हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंडेड, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, ब्रिटेन में सरकार भी चेंज हो गई। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना सर क्लीमेंट एटली। तो अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है सर क्लीमेंट एटली। और सर क्लीमेंट एटली, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो उसका नाम है सर क्लीमेंट एटली। अब सर क्लीमेंट एटली ने इंडिया में अब भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। अब इंडिया में दे सेंट कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान जब उन्होंने भेजा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान तो किसने भेजा? सर क्लीमेंट एटली ने। कब भेजा? तो कैबिनेट मिशन प्लान केम इन 1946। अब कैबिनेट मिशन प्लान इज अ 3-member बॉडी। रब इट डाउन। सो कैबिनेट मिशन प्लान इज अ 3-member बॉडी। ठीक है, इसमें होगा चेयरमैन। यही क्वेश्चन आपको पेपर में आता है डायरेक्ट कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, और इनका नाम है सर पैट्रिक लॉरेंस। तो इनका नाम है सर पैट्रिक लॉरेंस। तो ही इज अ चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके साथ दो और इंसान थे। एक का नाम था सर एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर, और दूसरे का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दूसरे का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सो ये 3-member कमीशन आया और कैबिनेट मिशन प्लान आया। इस प्लान को हमने माना और इस प्लान के अंडर अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। और ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो किस प्लान के अंडर बनी? तो दैट इज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, चलिए, वैसे जीके में अभी हम जो बात करने लगे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए, वी विल टॉक 4-5 मिनट्स ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान की कोई बात नहीं है। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और इस असेंबली में टोटल देयर विल बी 389 सीट्स। सो टोटल सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389, और these seats will be divided into 2 parts. 296 सीट्स ये जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को, तो दिस विल गो टू ब्रिटिश इंडिया, एंड 93 सीट्स दिस विल गो टू प्रिंसली स्टेट्स। तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 93 सीट्स के ऊपर देयर विल बी नो इलेक्शन। 93 सीट्स में देयर विल बी नॉमिनेशन। अब होगी नॉमिनेशन। ये जो 296 सीट्स हैं इनके ऊपर होगा इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शंस विल नॉट बी डायरेक्ट, बट इलेक्शंस विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो आपको थोड़ा बस इतना पता हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी दैट वाज अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, और इसमें टोटल जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दैट वाज 389 सीट्स, एंड सीट्स वर डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में सीट ये डिवाइडेड थी। और जो इलेक्शन पूरे नहीं थे, नॉमिनेटेड है प्रिंसली स्टेट से और इलेक्शन हुए ब्रिटिश इंडिया से, बट ये इलेक्शन भी कौन से हैं? दीज इलेक्शंस आर आल्सो योर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर इन्होंने ये आपकी ये सीट हुई। अब जब ये इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस यूज्ड टू मैनेज अराउंड 208 सीट। 73 सीट्स वेंट टू मुस्लिम लीग। ये आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अब 73 सीट्स जब मुस्लिम लीग को मिली
अब मुस्लिम लीग को क्लियर हो गया कि इनका इंडिया में कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है. So now they started demanding the demand of Pakistan, separate state of Pakistan. That we will discuss in modern Indian history कि कैसे कैसे फिर क्या बना आपका. थोड़ा I will give you a hint about Pakistan. ठीक है, चलो. अब जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, अब यहां से अब आपके क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनकी फर्स्ट मीटिंग 9th ऑफ दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो रही है. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दैट वाज ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946. अब फर्स्ट मीटिंग में was attended by 211 members. तो फर्स्ट मीटिंग was attended by 211 members. क्यों? जबकि सीट्स वर 389. क्योंकि इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स ने भी क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया. तो दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. ये आपको नहीं पूछेगा. दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट मीटिंग कब हुई और फर्स्ट मीटिंग कितने मेंबर्स ने अटेंड की? तो इट वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स. क्लियर हो गया? अब फर्स्ट मीटिंग में नाउ दे चोज देयर प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. अब फर्स्ट असेंबली के प्रेसिडेंट बिकेम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. और ये एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उस असेंबली में ये सबसे बूढ़े आदमी है, ये सबसे ओल्ड आदमी है. तो जिसके कारण एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने. और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. फिर इन्होंने चूज किया अपना वाइस प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया गया H.C. मुखर्जी. और नाउ H.C. मुखर्जी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Now they also choose their constitutional advisor. So now they choose their constitutional advisor. कैसे काम करना है, किस तरह काम करना है, क्या पहला चैप्टर होगा, क्या दूसरा चैप्टर होगा, वो. और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने सर B.N. राव. तो सर B.N. राव became the first or the constitutional advisor to what? Constituent Assembly. और फिर 2 दिन बाद, now after 2 days, that is 11th of December 1946, अब बोला गया चलो मान सम्मान हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया. और इनको अब उन्होंने बिठा दिया कि आप हो गया. सो नाउ दे चोज देयर परमानेंट प्रेसिडेंट, और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बिकेम द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब क्वेश्चन है, ये असेंबली क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, किन चीजों को मद्देनजर रखेगी और काम करेगी. सो नाउ आफ्टर 2 days, दैट इज 13th ऑफ दिसंबर 1946, अब यहां पर रखा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कब आया? 13th दिसंबर 1946. किसने रखा? और ये रखा जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये रेजोल्यूशन है, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे. और इस रेजोल्यूशन को पास किया गया ऑन 22nd ऑफ जनवरी 1947. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया. अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन रेजोल्यूशंस के ऊपर डिबेट करनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर दिया. और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में दिस टर्न्ड इनटू व्हाट? द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर हो गया? अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, whatever I have written on board, these are the expected question for your paper. पहला प्रेसिडेंट कौन है, पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है, कितने मेंबर्स ने अटेंड की, कब फर्स्ट मीटिंग हुई,
कब दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में पहला प्रेसिडेंट कौन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब आपने अडॉप्ट किया। सो आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। अब आपके इसी बोर्ड के इसी स्फीयर में नाउ यू हैव अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस होल ऑफ योर जीके. Let it be your history, let it be your geography, let it be your economics, let it be your general science. Okay, so you don't need to worry for your GK part. ठीक है, चलिए तो अब ऐसा आया, चलो अब आगे है। सो अब ये क्वेश्चन आए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्राइमरी काम है, इसका प्राइमरी काम था हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये तो इसका प्राइमरी काम है। बट इसके अलावा भी इसने बहुत सारे काम किए, जैसे अब नाउ दे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग। अब ये नेशनल फ्लैग दे अडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को दे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। फिर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर पोस्ट नेशनल सॉन्ग क्या होगा, नेशनल एंथम क्या होगा, तो इसको भी अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और इसको अडॉप्ट किया ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950। तो 24 ऑफ जनवरी 1950 को दे आल्सो नाउ दे अडॉप्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, कि दिस इज गोइंग टू बी द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। Write a short note on national song. National song. अब national song, ये national song of India is वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो नाउ यू कैन से बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दिस वाज रिटन बाय बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब क्वेश्चन आता है कहां लिखा? तो ही रोट अ नॉवल विच इज नोन एज आनंद मठ। तो आनंद मठ नॉवल में इसको लिखा गया, राइट? तो नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, और आनंद मठ नॉवल में ये लिखा। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फिर पढ़ेंगे। और नेशनल एंथम, नेशनल एंथम इज योर जन गण मन। नाउ जन गण मन बिकम्स योर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये सारे काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा और भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अब क्या हुआ। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान अडॉप्ट किया गया, माउंट बैटन प्लान। और इस प्लान से क्लियर हो गया कि इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। इंडिया को आजादी मिलेगी 15 ऑफ अगस्त 1947, और पाकिस्तान को आजादी मिलेगी ऑन 14 ऑफ अगस्त 1947। तो माउंट बैटन प्लान को लाने के लिए दे पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया, और इस एक्ट के थ्रू अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ चेंजेस आ गए। जैसे सबसे पहले अर्लियर सीट्स वर 389, क्योंकि अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का एरिया कम हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स हो गई हैं 299 सीट्स। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद कितनी सीट्स हो गई हैं? 299। अगला, अब क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा लॉ है, जो हमारे रूल्स हैं, जो लॉ है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाता था। क्योंकि अब इंडिया को आजादी मिल रही है, अब ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये दो काम करेगी।
ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएगी एंड एट द सेम टाइम दे विल आल्सो डू द लेजिस्लेटिव वर्क। लेजिस्लेटिव वर्क का मतलब जब तक इंडियन पार्लियामेंट नहीं आता है तब तक दे विल एक्ट एज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगी तो इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो लेजिस्लेटिव काम करेगी इट इज गोइंग टू बी हेडेड बाय व्हाट, जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर इसको हेड करते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये काम करती थी। और कहीं पर आप लिख लीजिए जीवी मावलंकर इज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा डॉक्टर जीवी मावलंकर थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ही वाज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा बनती है 1951 में, और लॉजिकली 1947 से लेकर 1951 तक प्रोविजनल इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका काम कर रही थी, राइट? तो दिस आल्सो यू शुड। अब बिगर क्वेश्चन इज कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। लेट्स वी विल टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ कर दिया। ठीक है, जैसे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अराउंड 11 सेशंस, टोटल 11 सेशंस हुए। कितना टाइम लगा? तो दे टुक 2 years 11 month and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। टोटल 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, जो अच्छा लगा हमने अडॉप्ट किया। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्जिकली देखा गया, सर्जिकली उसको देखा गया, जो अच्छा लगा हम उसको लाते गए। और टोटल एक्सपेंडिचर समवेयर अराउंड 64 लाख टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ। और फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 284 मेंबर्स इन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को किया साइन। देखो ये सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 60 कंट्री से ये लिया गया, मदद ली गई, 64 लाख टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, 284 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? साइन किया, राइट? तो दैट इज व्हाट इज द थॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हो गया? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली वी अडॉप्टेड, आई एम यूजिंग द वर्ड अडॉप्टेड, एनफोर्स नहीं। सो आई विल राइट अनदर वर्ड, एनफोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस। ओके, बट एनफोर्स ये तो हमने अडॉप्ट कर लिया। दिस डे इज ऑल्सो मेंशन्ड इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में भी यही डेट मेंशन्ड है, बट हमने एनफोर्स नहीं किया। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। तो लागू हमने किया रिपब्लिक डे पे 26 ऑफ जनवरी 1950। इस दिन हमने इसको क्या किया? लागू किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी चोज 26 जनवरी? क्योंकि उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे 31 ऑफ दिसंबर 1929 लाहौर में रावी के किनारे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, दैट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये अडॉप्ट किया गया। और इसी में देखा गया कि अब हम हर साल 26 जनवरी 1930 से हम इसको बनाएंगे सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे। बट इंडिपेंडेंस वी गॉट ऑन 15th of August 1947। सो 16-17 ईयर्स हम इस दिन को हम बनाते रहे इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो जिस
इसके साथ हमारे इमोशंस अटैच हो गए, और जब हमारे इमोशंस अटैच हुए, अब इस दिन को वी डिक्लेयर इट एज अ रिपब्लिक डे, हेंस वी एनफोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। अब देखो मैंने बोर्ड पे कितने आंसर क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है। कब अडॉप्ट हुआ? इस दिन। प्रियम्बल में भी क्या डेट मेंशन है? प्रियम्बल। दिस डे इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, दिस डे इज आल्सो नोन एज संविधान दिवस। 26 जनवरी 1950 का रिपब्लिक डे क्यों हुआ? देखो ये हिस्ट्री का भी पार्ट हो गया। 31 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। हु वाज द प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। कहां हुआ? रावी के किनारे। क्या लाया गया? पूर्ण स्वराज। एंड नाउ दिस डे इज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस सॉरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है। So treat this lecture as your demo class, and I wish you luck. And I want to promise you one more thing. In subsequent lectures, the quality will improve. ठीक है? Quality will not diminish. It will improve. I will try to pen down everything on your whiteboard. ठीक है? We cannot replace whiteboard. मैं यहां पर लिख दूंगा, और सी अगर आपने ये क्लास कर ली, आपको जीके के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वी विल टेक गुड केयर ऑफ योर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स as well as your current affairs. So that is my promise to you. Thank you, and please spread this lecture to other needy students also. Take care.